हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यार हमारे लेक्चर नंबर 3 ऑफ त्रिशूल सीरीज, जहाँ पर CAFM का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवाया जाएगा। आज हमारे FM का चैप्टर नंबर 2, हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन ऑफ इटसेल्फ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट जस्ट बिकॉज इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, बट ऑल्सो बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी कोरिलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पॉइंट्स हमारी एन्युइटी एंड नॉर्मल पेमेंट देखेंगे। नॉर्मल फिक्स्ड रिसीट एंड हम देखेंगे हमारी एन्युइटी। या देखो, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर देना बड़ा ज़रूरी है। हम ये टाइमलाइन फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इस चैप्टर में ज़्यादा हमको घुमा नहीं सकता, सो दे मेक क्वेश्चंस अ लिटिल ट्रिकी। यार देखो, जब भी हमको हाइपोथेटिकली आज आई सेल यू अ टीवी फॉर ₹10K, 10,000 की मैंने आपको टीवी दे बेची, लेकिन आप बोलते हो कि यार आज मेरे पैसे नहीं, 1 साल बाद ले लियो। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में 8% की रेट चालू है, एक काम कर 1 साल के बाद देगा ना 10,800 दे देना। आप बोले क्यों? अरे यार, अगर आज मुझे आप पैसे दे देते तो मैं ये 10,000 को कहीं इन्वेस्ट कर लेता, ना 8% के हिसाब से मैं रिटर्न कमा पाता। सिंपल ये लॉजिक है हमारा इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में कि किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होना चाहिए। सिंपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने 10K में 8% ऐड करके 10,800 लाया, आई एक्सपेक्ट सबके पास में हैंडी एक कैलकुलेटर रहेगा। अगर मुझे 10,000 से दोबारा पीछे जाना है टूवर्ड्स 10K, मैं कैसे जाऊँगा? अरे भैया सिंपल है, 10,800 माइनस 8%। अजी गलत, 10,800 माइनस 8% अगर मैं करता हूँ, इट इज़ 9936। क्योंकि यहाँ पर मैंने 10,000 का 8% लिया था, अब मैं 10,800 का 8% नहीं ले सकता हूँ। यहाँ हमारी एन्युइटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, हमारी डिस्काउंटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाना है, आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली परसेंटेज माइनस नहीं कर सकते। मतलब अमाउंट ले लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। ये हमारा सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है। 10,800 डिवाइडेड बाय 1.08, यानी कि 1 प्लस 8%। आंसर मेरा आता है 10,000। ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आते हैं, हम ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बता दूं। अगर ईयर 1 पे, ये पूरा ईयर नंबर 1 है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, तो मुझे कहाँ पैसे रिसीव हो रहे हैं? यहाँ पर। तो उसकी डिस्काउंटिंग कैसे होगी? अगर मुझे साल के स्टार्टिंग में, ईयर नंबर 1 के स्टार्टिंग में ही पैसे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.08 रेस टू 0। हमने देखा 1.08 रेस टू हमको एन करना था। यहाँ पर ईयर नंबर 0 ही तो चालू है, हमारी 0 से आगे गाड़ी बढ़ी ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको उल्टा बोलता हूँ, मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं एट दी एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है, सिमिलर थिंग, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.08, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा चेंज कर दूँ और बोलूँ एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 2, नाउ आई से एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 2 आई एम रिसीविंग माई मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 2। दैट मीन्स ईयर नंबर ये 2 मेरा यहाँ के स्टार्टिंग में, दैट मीन्स ईयर नंबर 1 के एंड में। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ईयर नंबर 1 के एंड में या ईयर नंबर 2 के बिगिनिंग में, पॉइंट तो सेम ही है। डिस्काउंटिंग यहाँ पर सिर्फ एक ईयर की होगी। नाउ इफ आई से एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 2, तो ये होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 3। सिमिलर लॉजिक से यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 3, ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो मुझे 1 साल की एंड 2 साल की, 2 सालों की मुझे डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। विथ दैट बीइंग सेड, अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर द पेमेंट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, यू हैव टू अज्यूम कि ये पेमेंट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। या देखो, हमारा ये चैप्टर सिंपली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि समय बड़ा बलवान है, लाइक इस टॉपिक के आजू बाजू झूलता है कि किसी भी पार्टी का एक रेवेन्यू का लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी 1 ईयर आफ्टर। अगर मैं आज आपको 1 रुपया दूँ वर्सेज अगर मैं आपको वही 1 रुपया 1 साल बाद दूँ, इसमें इन्फ्लेशन का फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि 1 साल में रुपी की वैल्यू गिरती जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। आज जो चीज़ आप 1 रुपये में खरीद सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी कि आज से 1 साल बाद आप वही चीज़ को 1 रुपये में ना खरीद पाए, ठीक है। एंड प्लस आपका इंटरेस्ट का लॉस तो हो ही रहा है।
आपका इंटरेस्ट का लॉस तो हो ही रहा है। ये हमारे टॉपिक के 3 सबसे बड़े रीजंस है कि क्यों हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज इंडिविजुअल्स प्रेफर करंट कंजम्पशन। आपके पास अगर मैं आज ऑप्शन दूँ कि तो आज मैं आपको 10,000 दूंगा या मैं आपको 1 साल बाद 10,000 रुपीज़ दूंगा, एवरी रैशनल पर्सन इन राइट इन देयर माइंड्स विल ऑलवेज चूज द ऑप्शन जहाँ पर उनको आज पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, हम कैपिटल को प्रोडक्टिवली कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमको पैसे आज ही मिल जाएंगे तो, क्योंकि हम उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कमाएंगे, हम अपने आइडल पैसों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कमाएंगे। एंड इन्फ्लेशन को तो हम भूल ही नहीं सकते। अगर हम ऐसे ही अपने पैसों को मार्केट में छोड़ देंगे, हम इन्फ्लेशन के द्वारा तो मारे जाएंगे। हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सिंपल कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास आज पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम लूज कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ मनी नाउ इज वर्थ मोर देन द सेम सम ऑफ मनी लेटर। अगर आज आपके पास एक सर्टन सम ऑफ मनी आ रहा है एंड जो पैसा आपको दोबारा बाद में जाकर भी सेम अमाउंट ही मिलेगा, तो अगर आप उसको आज लेने के बदले आगे लेने का डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी इंटरेस्ट की रेवेन्यू को लूज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट को कंसिडर करता है एंड हमारे टाइम फ्रेम में हम कितना अमाउंट अर्न कर सकते हैं उसको कंप्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशंस विल बी ऑन कंपाउंडिंग पीरियड्स। इसको आगे जाके हम लोग बहुत ही खुद के पढ़ने वाले हैं। अगेन हमारा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। या देखो, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल सा होता है, वो हमारे प्रिंसिपल पे चार्ज होता है, वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे अमाउंट ड्यू पे चार्ज होता है कि आपका कितना पैसा सामने वाले के पास बचता है। ये टॉपिक हमारी आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर होने वाली है एंड इसी के ऊपर हमारे मॉड्यूल में एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, हमारे ईयर नंबर 1 के स्टार्टिंग बैलेंस वॉज 1000, उसके ऊपर 10% के रेट के हिसाब से मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया एंड क्लोजिंग बैलेंस कम टू 1100। ईयर नंबर 5 के स्टार्टिंग में, मतलब 4 बार इंटरेस्ट लगने के बाद में ऑफ ₹100 मेरी अमाउंट इज़ 1400, लेकिन उसके बाद में भी मेरा इंटरेस्ट अभी भी ₹100 ही चार्ज होगा। दैट मीन्स 100, दैट मीन्स 10% ऑफ 1000। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर अमाउंट ड्यू के ऊपर नहीं चार्ज होगा, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग बैलेंस हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर चार्ज होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका कम्प्लीटली उल्टा है। मैंने फर्स्ट ईयर के 10% तो 1000 पे ही चार्ज किया, बिकॉज हमारे ईयर नंबर 1 के स्टार्टिंग में यानी कि 0 पीरियड में हमारा सिर्फ 1000 ही आउटस्टैंडिंग था। 1000 में मैं करता हूँ 10%, दैट कम्स टू 1100। परफेक्ट है जी। तो सोचो मेरे को ईयर नंबर 4 के एंड में यानी कि 5 के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट मेरा आता है। 1100 आया ईयर नंबर 1 के एंड में, प्लस करो 10% ईयर नंबर 2 के एंड में, प्लस करो दोबारा 10% ईयर नंबर 3 के एंड में, प्लस दोबारा से 10%, मेरे को आता है मेरा अमाउंट, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1464.1, 1464.1। हाँ 1464, मुझे यही सही आया। लेकिन अभी मेरा जो 10% इंटरेस्ट में चार्ज कर रहा हूँ, मैं 1464 के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ, मैं 10,000 के ऊपर, मैं 1000 के ऊपर नहीं चार्ज कर रहा हूँ। मैं करंटली इंटरेस्ट मेरे 1464 जो मेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर चार्ज कर रहा हूँ, मैं मेरे प्रिंसिपल के ऊपर नहीं चार्ज कर रहा हूँ। यार देखो, अभी हमारे ना 2 टाइप की हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। हमारी वापस एक क्यूट सी हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये पीरियड 0, 1, 2 एंड 3। हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर हमको सिर्फ एक रिटर्न दी होगी, एक रिसीट दी होगी कि आपको साल सेकेंड ईयर के एंड में आपको 10,000 रुपीज़ मिलने वाला है। इसको डिस्काउंट करके लेके आओ पीछे 2 साल, 2 ईयर के हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको हर साल कुछ ना कुछ एक्स अमाउंट रिसीव हो रहा है। नाउ इन केस नंबर 2 देयर आर अनदर 2 पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर हर साल या तो सेम अमाउंट रिसीव हो सकता है कि हर साल आपको 10,000 मिलेगा। नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट एन्युइटी पॉलिसी। यहाँ पर आपको हर साल आपको सेम अमाउंट मिल रहा है। इसकी डिस्काउंटिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। या नॉर्मल केस हर साल कुछ अलग अलग अमाउंट मिल सकता है। समझो ये साल में 20,000 मिल गया, यहाँ पर 22,000 मिल गया, या तो यहाँ पर आपको मिल गया 45,000। इसकी डिस्काउंटिंग अलग से हो सकती है। जहाँ पर मल्टीपल अमाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज एन्युइटी पॉलिसी, एन्युइटी प्लान, जहाँ से आपको बार बार पैसे रिसीव हो रहे हैं, आपको यहाँ से बार बार पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है जी, हमें ये समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल प्लान, सिंगल अमाउंट, यानी कि आपको सिर्फ एक बार पैसे रिसीव हो रहे हैं, वहाँ पर हम उस एक अमाउंट को ही डिस्काउंट कर लेंगे। हमारा ये फॉर्मूला है ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा बनता है, हमने जो डिस्काउंटिंग में देखा था, अमाउंट रिसीव्ड अपॉन 1 प्लस
आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू एन। अगर हमको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें बस ये करना पड़ेगा। अभी हम इसको एक फटाफट से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ज़ीरो, 1, 2 एंड 3। समझो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ ले लेता हूँ। रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। 10,000 प्लस अभी मेरी 10,000 की अमाउंट इज द प्रेजेंट वैल्यू PB। आगे आने वाली अमाउंट जो हमारे ईयर नंबर 1, 2 एंड 3 में होंगी उनको क्या बोला जाएगा? उनको फ्यूचर वैल्यू बोला जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी। मेरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 यानी कि ईयर नंबर 1 में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, 10,000 प्लस 10% कर दो, प्लस कर दो 10%, 11,000 आ गई। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू, मैं सीधा सीधा इंटरेस्ट मेरा प्लस कर दूंगा। ठीक है। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू 1 से फ्यूचर वैल्यू 2 पे जा रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू 2 एंड फ्यूचर वैल्यू 3, मेरा क्या आता है? सिंपल बात है, 11,000 में प्लस कर दो 10%, कितना आता है? 12,100। सिंपल सेम मैंने यहाँ पर भी प्लस 10% सीधा साधा सा पूरा मेरा मैच दिखाते हुए कर दिया। फ्यूचर वैल्यू 3 कम्स टू 13,310। लेकिन अगर मैं आपको उल्टा बोलूँ, मेरे को 11,000 है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं मेरा डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाऊंगा। सिंपल बात है, 11,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% यानी कि 0.1 रेज टू 1, क्योंकि 11,000 इस ईयर नंबर 1 का वैल्यू, ईयर नंबर 1 के एंड का वैल्यू इज 11,000। इसका आंसर आता है 10,000। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे FV3 से मुझे PV पे जाना है, मुझे फ्यूचर वैल्यू 3 से मुझे PV पे जाना है। ठीक है सर, देख लेते कैसे करना है। 13310 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 3, 1.1 रेज टू 3। आंसर इस बार भी सेम 10,000 ही आएगा। फटाफट से कैलकुलेट करो 1.1। यस परफेक्ट, आंसर स्टिल द सेम। अब अगर मैं आपको बोलूँ मुझे फ्यूचर वैल्यू 1 से फ्यूचर वैल्यू 3 से 1 पे आना है, मेरे को 13,000 से मेरे को 11,000 पे आना है। यहाँ पे ड्यूरेशन देखो कितनी है, दिस इज ईयर नंबर 1, दिस इज ईयर नंबर 2, या 1 साल या 2 साल। ठीक है जी। तो इफ आई डू 13310 अपॉन 1.1 रेज टू 2, 1.1 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय दिस, वी गेट 11,000। परफेक्ट, 11,000। हमारा ड्यूरेशन हमारे टर्म इंटरवल्स के बीच का सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम यहाँ पर हमारे प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो विल जस्ट सिंपली प्लस द इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम फ्यूचर वैल्यू से हमारे प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हैं तो हमें डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन। ये छोटा सा चार्ट नोट कर लो फटाफट से अपने नोट्स में। ये छोटा सा चार्ट फटाफट से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। इस टॉपिक में देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज जिसको आपको चार्ट वाइज याद रखने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो जी ठीक है, हमें समझ में इतना तो आता है। सिंपल, अभी यहाँ पर इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव 8,000 आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स हमको दिया नहीं है कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर है या एट द बिगिनिंग है, तो हम अज्यूम करेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम इफ द करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अजी ठीक है, हमको 8,000 मिल रहा है हमारे 5 साल के बाद 5th ईयर के एंड में, तो दिस इज आर फ्यूचर वैल्यू। हमसे क्या मांग रहा है? प्रेजेंट वैल्यू मिल रहा है, मांग रहा है प्रेजेंट वैल्यू। काम करो, डिस्काउंटिंग कर दो 8,000 की, 8,000 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू 5। क्या इंस्टीट्यूट में वैसे किया? जी बिल्कुल वैसे किया है, सही बात है। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू वन ऑफ द गुड इलस्ट्रेशंस। ठीक है, कैश फ्लो ए, रिसीव 60 टुडे, यानी कि अभी हमको 60 मिल रहा है, एंड देन रिसीव 60 इन द 4 ईयर्स टू कम। ठीक है, देख लेते हैं अभी अपना। हम लोग हमेशा ही सम सॉल्व करने के टाइम में नंबर लाइन बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है हमको आज 60 रुपये ले लो एंड अगले साल 4 साल तक 60 रुपये लेते रहना। हमको दिया नहीं है बिगिनिंग ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर, इसके लिए हम लोग एंड ऑफ ईयर ही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग 7% हमको दिया, 7% इज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। अच्छी ठीक है, हमको क्या बोला है? हमको PV निकालना है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कैश फ्लोज। ठीक है जी, हर एक का हमको PV निकालना है। ठीक है जी, 0 पीरियड में हमारा PV क्या होगा? पहले 60 को ला दो इधर, डिस्काउंटिंग करो इसको,
60 को लेके आओ इधर, 60 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू 1, दैट कम्स टू 56.07. 56.07. ईयर नंबर 2 का 60 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू 2 कितना आता है मेरा? 52.40. 52.40. ठीक है जी. इसको दोबारा से अगर मैं 1.07 दैट कम्स टू 48.97. ये फटाफट से आप लोग भी करते जाओ, फटाफट से आप लोग भी करते जाओ. 45.77. लेकिन सर आपने इस 60 को तो डिस्काउंट किया ही नहीं, क्या मुझे इसको डिस्काउंट करने की एक्चुअली ज़रूरत है? चलो देखते हैं. 60 अपॉन 1.07 रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज़ 1, यानी कि 60 अपॉन 1 इज स्टिल 60. मुझे इसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके लिए मैंने इसको डिस्काउंट नहीं किया. मैंने इसके लिए इसको डिस्काउंट नहीं किया. मैं अगर इन तो मुझे 60 प्लस 56.07 प्लस 52.4 प्लस 48.97 प्लस 45.77, इसका अगर मैं टोटल निकालूँ आई गेट 105.76. 105.76. 105.76. सारा आंसर करेक्ट? जी बिल्कुल 105.77. इतना छोटे छोटे पॉइंट के डिफरेंस पे इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटता. इंस्टीट्यूट इतनी चीज़ों में राउंडिंग ऑफ को कंसिडर कर लेता है, तो आप चिल कर सकते हो आराम से. एक दो कुछ अगर आपके कुछ रुपीज़ का डिफरेंस आता है, इंस्टीट्यूट डज कंसिडर दिस डिफरेंस. ठीक है. हाँ. कैश फ्लो बी, रिसीव $12 एवरी ईयर फॉर एवर स्टार्टिंग टुडे. हर साल आपको $12 मिलता रहेगा जिंदगी भर तक, टिल इन्फिनिटी. हर साल आपको आज के $12, ईयर नंबर 1 के $12, ईयर 2 के $12, ईयर 3 के 12, 4 के 12, एंड दिस साइकिल गोज ऑन. लेकिन यार इसमें हम लोग कितने बार डिस्काउंटिंग करेंगे? हम इसमें कितने बार डिस्काउंटिंग करेंगे? अजी इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. इसका बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है. हमारे जितने भी ये कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं हर साल, उसके डिस्काउंटिंग का एक सिंपल फॉर्मूला है. हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? हमारी अमाउंट बताओ कितनी है, कितना अमाउंट आपको बार बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय आर. सिंपल डिस्काउंटिंग फॉर्मूला जैसा ही है, लेकिन इसमें बस +1 नहीं करते हम लोग. इसमें बस हम डिनोमिनेटर में +1 नहीं करते हैं. मतलब आपको अगर यहाँ से लेकर यहाँ सारे के सारे कांस्टेंट कैश फ्लोज का अगर आपको डिस्काउंटिंग चाहिए का टोटल, आपको अगर सबको इंडिविजुअली डिस्काउंट नहीं करना है तो एक काम करो, एक फॉर्मूला लगा दो. लेकिन उस फॉर्मूला में सिर्फ ये वाले कैश फ्लोज कवर होंगे. सिर्फ हमारे ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर इन्फिनिटी तक के कैश फ्लोज कवर होंगे. हमारा ईयर 0 का कैश फ्लो कवर नहीं होगा उसमें. अच्छा नहीं होगा तो उसको कैसे करेंगे उसको भी बताता हूँ. यानी कि मेरा 12 अपॉन 0.07 कितना आता है मेरा? 12 डिवाइडेड बाई 7 आता है मेरा 171. मेरा 12 डिवाइडेड बाई 7 कम्स टू, मेरा 12 डिवाइडेड बाई 7% कम्स टू 171 रुपीज़. लेकिन हमने तो यहाँ पर ये 12 को इग्नोर कर दिया. ईयर नंबर 0 वाला एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, यानी कि ईयर 0 वाला हमने 12 तो इग्नोर कर दिया. तो एक काम करो 171 में प्लस 12 कर दो, आता है 183. दैट इज़ आवर आंसर. तो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी क्या आ सकती है? हमारा जो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है 12 डिवाइडेड बाई 07, 12 डिवाइडेड बाई 0.07, ये सिर्फ हमारे ईयर नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के कैश फ्लोज को कवर करता है. ईयर के बिगिनिंग यानी कि पॉइंट नंबर 0 का कैश फ्लो छूट जाता है इस फॉर्मूला से. इस फॉर्मूला से हमारा पॉइंट 0 वाला कैश फ्लो ये क्यूट सा 12 छूट जाता है. इसके लिए हमको इंडिविजुअली 12 को प्लस करना पड़ेगा इसमें. इज आर आंसर करेक्ट? जी बिल्कुल करेक्ट. 183.42 मुझे आता है एंड 183.43 यहाँ मेंशन्ड है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे बच्चे बहुत घूमते हैं. ठीक है, देखते हैं. हमारा कैश फ्लो नंबर सी, पे $50 एवरी ईयर फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स. ठीक है, विद द फर्स्ट पेमेंट बीइंग नेक्स्ट ईयर. ठीक है, मतलब एंड ऑफ द ईयर है वो हमको समझ में आता है. एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव $30 एवरी ईयर फॉर 20 ईयर्स. ठीक है, बढ़िया. मतलब पहले 5 साल इफ़ आई डू 0, पहले 5 साल एवरी ईयर, पहले 5 साल एवरी ईयर आई विल पे $50 एंड उसके बाद के 20 ईयर्स आई विल रिसीव $30. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, हमको हर साल पे होने वाली अमाउंट इज सेम 50
यहाँ पर, एंड हर साल रिसीव होने वाली अमाउंट फॉर द होल 20 ईयर्स इज सेम 30। इससे आपको एन्युइटी की खुशबू नहीं आ रही? क्या इसमें आपको एन्युइटी की खुशबू नहीं आ रही? अजी मुझे तो आ रही है। अगर मुझे एन्युइटी, हमारी एक एन्युइटी जिसमें सेम कैश फ्लोस है, एन्युइटीज विथ सेम कैश फ्लोस है, उसका मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन, इस पूरे को कर दो 1 अपॉन आई। ये सिंपल अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे इंडिविजुअली इन सारे के सारे अमाउंट्स को का फेयर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। मुझे इंडिविजुअली इन सारे अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो 50 का हमारा आउटफ्लो है, यानी कि हमारा 50 का आउटफ्लो है। चलो इसकी फटाफट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 1.07 रेज टू 1 2 3 4 5, 1.07 2 3 4 एंड 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7%। 205 का हमारा नेगेटिव कैश फ्लो आता है। 205 पॉइंट, हाँ ठीक है, इग्नोर करो पॉइंट्स को। 205 का हमारा नेगेटिव कैश फ्लो आता है। उसके बाद मतलब इस फॉर्मूला से हमारा क्या हो गया, हमको जो इंडिविजुअली इस फॉर्मूला ने अभी क्या कर दिया, हमको ईयर नंबर 1 में 50 मिलते, पे करना पड़ता 50 50 50 एंड देन अगेन 50, 5 साल तक हमको 50 पे करना पड़ता। अब इस फॉर्मूला ने हमारे लिए क्या कर दिया, इस 50 को यहाँ तक ले आया, इस 50 को यहाँ तक ले आया, इसकी 50 को यहाँ तक ले आया, हमारे पांचों 50s को स्टार्टिंग में ले आकर इनका टोटल हमको इस फॉर्मूला ने दे दिया। अरे वाह, इस फॉर्मूला ने सब कुछ कर दिया। लेकिन इस फॉर्मूला में भी यही बात है कि इसने सिर्फ ईयर नंबर 1 से लेकर 5 तक हमारे कैश फ्लोस की का ही टोटल बताया। लेकिन अगर ईयर नंबर 0 पे कोई कैश फ्लो होता तो उसका हमको ये टोटल में इंक्लूड वापस से करना पड़ता, हमको दोबारा से प्लस करना पड़ता। ठीक है, अभी हमारे ईयर नंबर 5 तो हो गया, अभी हमारे ईयर नंबर 6 से लेकर ईयर नंबर 26 तक फॉर अ टोटल ऑफ 20 ईयर्स हमको $30 रिसीव होने वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो कर दो इसको दोबारा से, 30 इंटू 1 प्लस आई रेज टू 20 माइनस 1 1 प्लस आई रेज टू 20 इंटू 1 अपॉन 0.07। कर दो इसको भी अभी, 1.07 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस इंटू 30 डिवाइडेड बाई 7%, 317.82 317.82। लेकिन एक चीज़ ना भूलियो, ये हमारे ईयर नंबर 6 से लेकर 26 और टोटल ऑफ 20 ईयर्स का समय। लेकिन ये कहाँ पर है, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो ये यहाँ पर ईयर नंबर 5 पे है। लेकिन अभी मैं इसको दोबारा से इसको मुझे ईयर नंबर 5 से ईयर नंबर 0 पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि 5 साल की डिस्काउंटिंग मुझे फिर से करनी पड़ेगी। तो 317.06 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 1.07, आई गेट 226.60 हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो है। हमारा नेगेटिव कैश फ्लो कितना था, 205 समथिंग था, हाँ 205। इसमें से माइनस कर दो 205, बचा कितना 205। इसका नेट कैश फ्लो हमको इतना पैसा आया एंड इतना पैसा जेब से गया, तो नेट कितना आया 21.6। नेट हमारी जेब में आया इतना पैसा। अभी देखते हैं इसका आंसर, 21.59 या 21.6, हमको आया 21.6। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं, सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे टेस्ट हो रहे हैं। हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ रखे हैं वो हमारे सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन में टेस्ट हो रहे हैं। जस्ट ठीक है, कैश फ्लो डी, रिसीव $9 एवरी अदर ईयर फॉर एवर, यानी कि यहाँ पर भी हमारा इन्फिनिटी वाला कैश फ्लो आ रहा है। हमको हमारा ए अपॉन आई वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, ए अपॉन आई वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। ओके फाइन, दैट मेक सेंस। हाँ, स्टार्टिंग द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। लेकिन यार देखो, एवरी अदर ईयर दिया हुआ है, मतलब हर ऑल्टरनेट साल में हमको पैसे रिसीव होंगे। लेकिन भैया हमने तो अभी तक वो देखा था, जो आपने हमको बताया था, उसमें तो हम हर साल पैसे रिसीव कर रहे थे, बस वही डिफरेंस है। एवरी अदर ईयर द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, यानी कि ईयर 0 में तो कुछ नहीं है, ईयर 1 में हमको $9 मिलते हैं, ईयर 2 में कुछ नहीं है, 3 में हमको दोबारा $9 मिलेंगे, 4 में कुछ नहीं है, 5 में दोबारा $9 मिलेंगे। यानी कि अगर हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो हमको एक तो 2 साल के लिए करना पड़ेगा, एंड अगर हम यहाँ पर 2 साल के लिए करेंगे हम 1 साल -1 पे पहुँच जाएंगे। हमारा ड्यूरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट, आर ड्यूरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट। अगर हम 1 साल के लिए एक वैल्यू को हम 1 साल के लिए ले रहे हैं, हम दूसरे को भी 1 साल के लिए लेंगे, तीसरे को भी 1 ही साल के लिए लेंगे, लेकिन यहाँ हमारी ड्यूरेशन चेंज हो रही है। या इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। दोनों में आंसर तो सेम आएगा, अब जैसे आपको समझ में आता है वैसे करिए। हम देख रहे हैं कि हमारे पर एनम कैश फ्लोज 9 है, ठीक है 9 है। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखें? 7% लिखते हैं सर, 7%। लेकिन 7% अगर हम देखेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर तो 2 साल है, यहाँ पर हमारी टाइम फ्रेम तो 2 साल की है। तो यार नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी कि टाइम फ्रेम हमारी 2 साल है, हमारा रिटर्न 2 साल का है, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट 1 ही साल की ले रहे हैं, तो 2 साल की इंटरेस्ट रेट हम लोग ले लेते हैं 14%। अजी बिल्कुल गलत, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट कर ही नहीं रहे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। 2 साल की इंटरेस्ट रेट कैसे निकालनी होती है? उठाओ अपना कैलसी एंड 1 + 7% करो। 1 + if I do 7%, what I get is 1.07। दोबारा से 7% प्लस कर दो, प्लस 7%, what I get is 1.1449। ये मेरा 2 साल का इंटरेस्ट है, ये मेरा 2 साल का इंटरेस्ट है। कैसे? अगर मुझे इसमें से इंटरेस्ट की रेट निकालनी है तो 1.1449 -1 कर दो, जो बच गया वो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1449। दैट मीन्स 14.49% मेरी 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 साल में मैं इतना इंटरेस्ट कमाऊंगा, ठीक है। हमको 2 साल की रेट तो मिल गई, यानी कि इसको डिवाइड बाय इतना कर दें। अजी करके देखते हैं, फिर समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने 0.1449 से डिवाइड कर दिया, 9 डिवाइडेड बाय 0.1449, what I get is 62.11। I get is 62.11। अभी प्रॉब्लम समझो, यहाँ पर ड्यूरेशन 2 साल की है, हमारी ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स। आवर ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स। हमने देखा था अगर हमारी परपेचुअल कैश फ्लो है वो हमारे ईयर के स्टार्टिंग पीरियड के बिगिनिंग में जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो बिकॉज ड्यूरेशन 2 साल की है, हमें ईयर -1 की ड्यूरेशन का हमको वैल्यू मिला है। मतलब हमारी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू -1। हमको पीवी प्रेजेंट वैल्यू एट 0 टाइम लाना है, हमको प्रेजेंट वैल्यू एट 0 टाइम लाना है। तो एक काम कर देते हैं, -1 पे है भैया, इससे हमको 0 पे जाना है, प्लस 1 साल का इंटरेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ से भी तो हम बेसिकली इस ड्यूरेशन के प्रेजेंट वैल्यू से आगे फ्यूचर वैल्यू में तो जा रहे हैं, हम बस फ्यूचर वैल्यू PV 0 पे जा रहे हैं। तो 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दें, लेकिन परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 7% या 14%? सोच के बताना, मुझे सोच के बताना क्या होनी चाहिए। अजी बिल्कुल 7% ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ 1 साल ही तो आगे गए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ 1 साल ही तो आगे गए हैं। अगर मैं 7% प्लस कर देता हूँ, प्लस 7%, व्हाट आई गेट इज 66.45। आई गेट 66.45। 66.45 इज आर आंसर मैचिंग? येस, परफेक्ट, 66.46। इतना छोटी छोटी चीज़ों पे इतना बात का बतंगड़ मत किया करो। इसमें अगर आप के थोड़े राउंडिंग ऑफ का एरर होता भी है तो इट्स फाइन, राउंडिंग ऑफ का एरर अगर होता भी है तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। मेथड नंबर 1 तो हमने समझ लिया, अब मेथड नंबर 2 बताता हूँ। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आता है। चलो बता दो। अभी हम लोग सोचते हैं कि यार हमको ना मत्था बच्ची नहीं करने का, हम एक काम करते हैं, ये वाली 9 की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, अरे गोली मारो उस 9 को, हम लोग इस 9 से आगे लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से डिस्काउंटिंग करेंगे तो मेरा जो टोटल आएगा, मेरा PV आएगा, वो यहाँ पे आएगा। मतलब अगर मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ फ्रॉम 9 दिस वन एंड उसके आगे वाले,
अगर मैं 9/0.1449 कर दूँ, ये वाले 9 फिर ये वाले 9 एंड इसके आगे वाले सारे वाले 9s के लिए, तो उसकी डिस्काउंटिंग होगी यहाँ तक, ठीक है। मेरी वैल्यू कितनी आएगी उसके बाद, 9 डिवाइडेड बाई 0.1449, व्हाट आई गेट इज 62.11, 11। लेकिन ये वैल्यू कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट इसमें हमने, लेकिन अगेन ये वाले 9 को तो हमने इग्नोर कर दिया, तो इसमें अगेन +9 कर दो। तो इस साल में ईयर नंबर 1 के एंड में हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, 71.11, लेकिन ये एक साल आगे है, इसको एक साल पीछे खींच के लाओ, डिवाइडेड बाय 1.07, दोबारा से अगर हमने किया, हमारा आंसर इधर भी सेम आ रहा है 66.45। आप कैसे भी फॉर्मेट से कर सकते हो, आंसर सेम आता है। आप कैसे भी मेथड से कर सकते हो, आंसर हमारा सेम आता है। हमने हमारी एन्युइटी में देखा, एक तो हो सकती है इवन सीरीज, यानी कि आपको हर साल 50 रुपीज़ मिलते जा रहे हैं, या तो आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। वहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी ऑफ अमाउंट इनटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन 1 + i⁻n इंटू 1/i, ये हमको फॉर्मूला यूज़ करना था। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज़ होगा, ये हमारे a शुड बी इक्वल, हर साल आपका a कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका a बार बार चेंज हो रहा है, a आपका बार बार चेंज हो रहा है, समझो एक साल आपका a आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज 10,000, अगले साल में 12 है, अगले तीसरे साल में 15 है। आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर इंडिविजुअली ही डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, वहाँ आपको इंडिविजुअली ही डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, आपको इंडिविजुअली देखो, अगर आपका कैश फ्लोज आपका कांस्टेंट है, तो फिर तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा के अपना काम इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे कैश फ्लोज कांस्टेंट नहीं है, तो हमको इंडिविजुअली डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, हमें इंडिविजुअली डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। यार देखो, इसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं, अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, लेकिन अभी जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। मैं एक बार बस खाली अपनी एक्सेल शीट ऑन कर दूँ, एक बार अगर एक्सेल शीट में आपने ये चीज़ देख ली, आप कभी भूलोगे नहीं इसको। मेरा यहाँ पर मेरी एक्सेल शीट विजिबल है, ठीक है। समझो ईयर नंबर 1 के एंड में मुझे मिलते हैं ईयर नंबर, एक बार थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं उसको थोड़ा, ईयर अमाउंट, ठीक है, पीवी एंड फॉर्मूला, ठीक है। मैं फिलहाल 5 साल का डेटा लेता हूँ, हर साल मुझे 10,000 रिसीव होने वाला है। अब अगर मैं हर साल 10,000 रिसीव करने वाला हूँ, एक काम कर सकता हूँ, मेरा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 10%, मेरा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग यहाँ पे 10% है, मेरा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ईयर इज 10%। तो एक काम करते हैं, हम दोनों तरीक़ों से इसका आंसर निकालने का कोशिश करते हैं कि मुझे टोटल पीवी कितना आ रहा है। तो मैं इस 10,000 को सिंपल सा कर सकता हूँ, ईयर नंबर 1 पे है, तो एक काम करो, इक्वल टू 10,000, नाउ डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू कितना, 1 रेस टू 1, क्योंकि ये ईयर नंबर 1 है, आंसर आता है 9090। यही फॉर्मूला अगर मैं आगे जाके पेस्ट कर देता हूँ, मतलब मैं हर एक नंबर, हर एक इसका पीवी निकाल देता हूँ, हर एक इंडिविजुअल ईयर नंबर 1 के रिसीट का, ईयर 2 के रिसीट का, ईयर 3 के, 4 के एंड 5 के रिस्पेक्टिवली मैं इसका पीवी निकालता हूँ। इसका मैं सम करूँ, व्हाट आई गेट इज 37,907.87। लेकिन अगर मैं अभी हमारा फॉर्मूला लगाऊँ जो हमने अभी अभी पढ़ा था, हमने जो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, उसमें हमने क्या किया था, इसको हमने लिया 10,000 हमने 10,000 लिया, न्यूमरेटर में हमारा क्या था 1.1 रेस टू n, दैट मीन्स 5, फिर हमने किया -1, फिर हमने किया -1, दैट कम्स टू 0.61051, एंड डिनोमिनेटर में क्या था 1.1 रेस टू 5। कर ले कैलकुलेट, क्या हो गया, इक्वल टू, एंड उसके बाद क्या था हमारा, था 1/i, दैट वाज 0.1, तो वी गेट दिस। अब इसको काम करो, प्रोडक्ट कर दो इसको, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय
this again into this. What we get is आजी वाह 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 37907. अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ या मैं अगर हम इंडिविजुअली काम करें तो भी मेरा आंसर सेम ही आता है. मैं अगर फॉर्मूला लगाऊँ या पीवी लेने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ या मैं इंडिविजुअली सबका टोटल करूँ, मेरा आंसर दोनों में सेम ही आता है क्योंकि हम सेम ही नंबर्स का पीवी निकाल रहे हैं. लेकिन अब अगर समझो मैं किसी एक साल में 13,000 का रिसीट है तो मेरा आंसर यहाँ पे सेम नहीं आएगा. क्योंकि दिस इज़ नॉट इवन कैश फ्लोज. यहाँ पर एक साल में मेरा अमाउंट चेंज हो रहा है. एक साल में मेरा अमाउंट इज़ 13,000, लेकिन यहाँ पर तो मैंने 10,000 ही लिया है. लेकिन अगर समझो मैं सारे ईयर्स को 13,000 कर दूँ, यस अभी भी सेम ही आ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कैश फ्लोज तो 13,000 ही लिया है एंड दिस इज़ इवन कैश फ्लोज. नाउ दिस इज़ इवन कैश फ्लोज. तो हमने फॉर्मूला से भी कंपेयर किया एंड इससे भी कंपेयर करके देख लिया कि दोनों केसेस में हमारा आंसर तो सेम आना चाहिए. आप कैसे भी कैलकुलेट करो अगर हमारे इवन कैश फ्लोज हैं. लेकिन अगर हमारे अनइवन कैश फ्लोज हैं, यानी कि आपके किसी साल में 13,000 है, किसी साल में 14,000 है, किसी साल में 15,000 है, फिर 13,000 वापस एंड समझो 20,000 है, आपका आंसर यहाँ पर आपको इंडिविजुअली ही निकालना पड़ेगा. आपको अपने कैश फ्लोज का टोटल पीवी आपको इंडिविजुअली ही निकालना पड़ेगा. आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर समझो हमारे दोबारा से पीवीज हमारे सेम है, हमारे अमाउंट सेम है, तो हम पीवी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. वापस आते हैं अब हमारी शीट पे. दोबारा से हम आते हैं हमारी शीट पे. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस पीपल, हमारे पीवी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है. हमारे एन्युइटी की पीवी का फॉर्मूला सिंपल सा है. मतलब भैया एन्युइटी के केस में अगर हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना तो भी यही फॉर्मूला है? नहीं, उसका फॉर्मूला अलग है. हमारा अलग है. ठीक है. पीवी का फॉर्मूला इन केस ऑफ एन्युइटी जहाँ पर ए इज कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट पेमेंट वाला एन्युइटी के केस में दे पीवी का फॉर्मूला इज दिस. ए दैट मीन्स आवर अमाउंट इनटू 1 + i raised to n, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है, -1 डिवाइडेड बाय 1 + i raised to n इनटू 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये फॉर्मूला रट लो एकदम. ये फॉर्मूला रट के आओ एकदम एग्जाम में. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज हमने देखा कि आपको इंडिविजुअली सबका पीवी लेना पड़ता है. आपके पास कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है. ये तो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे इवन कैश फ्लोज के टाइम में हमारी जान बचा लेता है. लेकिन अनइवन के केस में हमको वहाँ पर हमारा बार कॉन्ट्रैक्टिंग में हमको इंडिविजुअली सबका टोटल लेना ही पड़ेगा. वहाँ पर हमारे पास कोई भी तिकड़म नहीं है. ठीक है जी. यहाँ पर एक बड़ा सा प्यारा सा हमको सम दे रखा है हमारे इंस्टीट्यूट ने. चलो एक बार इसको सम को फटाफट से देख लेते हैं. समझो बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स की हमको डेटा दी गई है. अ प्रोजेक्ट जनरेट्स द फॉलोइंग कैश फ्लो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ईयर नंबर 1 के बिगिनिंग में, यानी कि ईयर नंबर 1 के बिगिनिंग में 1 लाख का आउटफ्लो है. ठीक है. ईयर नंबर 2 के बिगिनिंग में 2 लाख का आउटफ्लो है. ठीक है. ईयर नंबर 3 के बिगिनिंग में वी हैव 2 लाख का अगेन आउटफ्लो. ओके. एंड ऑफ ईयर 3 में हमारा रेवेन्यू है ऑफ $1 मिलियन, यानी कि 10 लाख का हमारा रेवेन्यू है. कैलकुलेट द एनपीवी यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 20%. वेरी सिंपल यार. करो. इस 1 लाख को तो डिस्काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी 0 पे है. ठीक है. हमें अभी बस ये 2 लाख को लाना है हमारे 1 पे, फिर ये 2 लाख को दोबारा से 1 पे लाना है. हाँ, यहाँ पर अभी कुछ लोग सोच सकते हैं कि भैया ये तो हमारे इवन कैश फ्लो से, तो इसमें फॉर्मूला लगा दे. अजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें आप फॉर्मूला भी लगा दोगे, अपना आंसर सेम ही आएगा. डिस्काउंटिंग रेट 20 है, फॉर्मूला लगा दो, हमको ये वैल्यू यहाँ पर आके मिल जाएगी. ठीक है. अगर मैं 2 लाख को डिस्काउंट करता हूँ, ये वाले 2 लाख को यहाँ लेके आया तो कितना आता है? आई गेट 1,66,666. 1,66,666. ठीक है. माइनस, और ईयर नंबर 1 का तो माइनस में 1 लाख था ही था. ये वाला तो 1 लाख माइनस में ऑलरेडी था ही, इसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड 138,888. ठीक है. नाउ इफ आई डू 166 प्लस टोटल मेरा कैश आउटफ्लो मुझे आता है 40555. कैश आउटफ्लो मेरा इतना है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज दिस मच.
कैश इनफ्लो 10 लाख है मेरा, जिसको मुझे 3 साल तक 3 ईयर्स का मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। 1.2 3 साल का मैंने डिस्काउंटिंग किया 578,703, दिस इज व्हाट आई गेट। माइनस करेंगे अगर हम 405555, व्हाट आई गेट इज यस 173,148। अगर हम ये नंबर बार बार यहाँ पर चार्ट बना देते हैं, हमारा सम आधा तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, आधा हमारा सम तो वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। कोशिश किया करिए कि अगर आप जब अपने सम सॉल्व करें आप ऐसे चार्ट बना के एंड नंबर लाइन बना बना के सॉल्व करें। अभी हमारा फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब होता है हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एन्युइटी, कांस्टेंट एन्युइटी जो होती है उसमें हमको हर साल सेम अमाउंट ऑफ पैसे रिसीव हो रहे हैं। यही तो वही चीज़ है जिसमें हमने अभी भी फॉर्मूला देखा था, आज यहीं से फॉर्मूला हमने देखा था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इवन एन्युइटी कम्स टू अमाउंट इनटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन 1 + i⁻n, ठीक है जी, इनटू 1 अपॉन i। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रख लो अच्छे से, इस फॉर्मूला को याद रख लो अच्छे से। यार हमने अभी इतना मत्था बच्ची करके इतना प्यारा सा फॉर्मूला समझा, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। यार आपका इंस्टीट्यूट ना बहुत प्यारा वन ऑफ द क्वेश्चंस बनाता है आपका EMI का क्वेश्चन, आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ की आपके लोन के इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन। हमने EMI में समझा कि EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। हर महीने आपकी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की पेमेंट कंबाइंड जाती है। 12,000 अगर आप भर रहे हैं तो आप हर साल इतना ही भरेंगे, आपकी अमाउंट बढ़ने घटने नहीं वाली। इससे हम लोग वो अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, चलो इस चीज़ को हम विद एन एग्जाम्पल ही समझ पाएंगे, ठीक है। हाउ मच कैन यू अफोर्ड टू बोरो फॉर अ कार, आप कितना लोन लेना अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे लोन का अमाउंट पूछा गया, लोन का अमाउंट, ठीक है। आफ्टर रिव्यूइंग योर बजट यू हैव असर्टेन दैट यू कैन अफोर्ड टू पे 12,000 पर मंथ, 12,000 पर month towards a new car, and you call a finance company. The current rate of interest on finance of a car is 1.5% per month. You have to be very careful of this कि आपका जो पेमेंट का अमाउंट है एंड जो आपका इंटरेस्ट है वो सेम बेस पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे पर एनम होता तो यहाँ पर भी पर एनम होना चाहिए एंड वाइसा वर्सा, बिकॉज यहाँ पे पर मंथ है, आगे भी हमको पर मंथ ही चाहिए एंड लकीली हमको वैसे ही दिया हुआ है 1.5% पर मंथ, ठीक है जी। फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ हमारा n इज 36, हमारा n इज 36, ठीक है। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको लोन का अमाउंट कैलकुलेट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कि आज आप कितना लोन ले सकते हो, मतलब आज आप 0 पीरियड पे कितना लोन ले सकते हो। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिल 36। आप हर महीने 12,000 पे करोगे, मतलब आप सारे के सारे अमाउंट्स को अगर डिस्काउंट करके यहाँ लेके आओ तो आपको लोन का अमाउंट मिल नहीं जाएगा। आप अगर सारे के सारे अमाउंट्स को डिस्काउंट करके यहाँ लेके आओ तो क्या आपको लोन का अमाउंट मिल नहीं जाएगा कि कितना आप लोन लेना अफोर्ड कर सकते हो। अजी यही तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का प्यारा सा जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 1.5% फॉर 36 मंथ्स, ठीक है जी। 1.015 रेज टू 36 माइनस 1 अपॉन 1.015 रेज टू 36। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ बस। इंटू 1 अपॉन 0.015, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। 1.015 रेज टू 36, हाँ इसको 30 रेज टू 36 करने में दिमाग ख़राब होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1.709 minus 1 divided by this divided by 0.015 into 12,000,
what I get is 33,000, sorry, what I get is 3,31,928. मुझे इतना अमाउंट आता है, यानी कि मेरा लोन का अमाउंट शुड बी दिस मच. क्या मेरा आंसर यही है? 330 to 400. दिस इज जस्ट राउंडिंग ऑफ का एरर. इतना डिफरेंस अपना आंसर में चलता है. हमारा यहाँ पर थोड़ा जो राउंडिंग ऑफ का एरर है 472 नंबर 472 रुपीज़ का प्लस 472, हाँ 472 रुपीज़ का हमारा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है. इतना डिफरेंस चलता है आंसर्स में यहाँ पर, बिकॉज उन्होंने सिर्फ 2 डेसिमल कंसिडर किए, हमने डेसिमल ज़्यादा लिए हैं. हम अगर ये आंसर निकाल रहे हैं तो हमारा बेसिकली क्या आ रहा है कि अगर मैं अगले 36 महीनों तक मैं 12,000 रुपये भरता रहूँगा, उसको अगर मैं डिस्काउंट करके स्टार्टिंग में ले आया तो कितनी अमाउंट बनती है. मतलब मेरा लोन का अमाउंट कितना है, मेरा लोन का अमाउंट कितना है. ठीक है जी. अब अगर मैं इसको दोबारा से एक्सेल में करने की कोशिश करूँ, मैं एक बार इसको दोबारा से एक्सेल में कर देता हूँ ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाए. हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए. यस, फॉर्मूला तो हमारा वैसा ही रहेगा, फॉर्मूला को छेड़ते नहीं है हम लोग. कर दो डिलीट इसको. इंटरेस्ट रेट है हमारी 1.5% पर मंथ. हमने यहाँ पर हमको 36 तक लेके जाना है. टोटल मिला के हमको 36 तक लेके जाना है. हर महीने हमारी EMI कितनी है? 12,000, जो कि हमारे सारे 36 मंथ्स के लिए कांस्टेंट रहने वाली है. ठीक है. इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूं इंडिविजुअली क्या आएगी? 1, यानी कि हमारी अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.015 रेस टू हमारा मंथ. हाँ ये मंथ है, ईयर नहीं है, मंथ. यही चीज़ को अगर मैं सारे के सारे मंथ्स के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करूँ, वो डू आई गेट? इसका सम कर लेते हैं. 33, येस पीपल, 33,1928 जो कि हमको हमारे पहले वाले सम में आया था. लेकिन अगर हम दोबारा से उसको फॉर्मूला के बेस में करें, ये हमारा 12,000. ठीक है. न्यूमरेटर में क्या था? न्यूमरेटर में था हमारा 1.015 रेस टू 36. इसमें से हमने किया था -1 हमारे डिनोमिनेटर में 1.015 रेस टू 36. ठीक है. इनटू हम क्या कर रहे हैं? इनटू हमने करने हैं 1 डिवाइडेड बाय आई, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.15. वी गेट इज दिस. अब कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो. दिस नंबर इनटू दिस डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर. यस पीपल. हाँ यहाँ पर हमारी एक डेसिमल कम डाला हमने. इसकी वही मैं सोचूँ डिफरेंस क्यों आ रहा है. हाँ 33,192.28 33,192.28 हमारा टोटल लोन का अमाउंट आता है 33,192.28. हमारा दोनों वेज से हमारा आंसर सेम ही आएगा. दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आएगा. हम वेदर फार्मूला लगाएं इन केस ऑफ इवन कैश फ्लोज, या हम लोग अगर इंडिविजुअली सारी की सारी चीज़ों का प्लस भी करें पीवी ले लेके, हमारा आंसर सेम आना चाहिए. हमारा आंसर सेम आना चाहिए. हमने ये समझ लिया. इसी कॉन्सेप्ट से हमारा एक रिलेटेड चीज़ है हमारा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना. एमोर्टाइजेशन मतलब हमारे हर साल हम इंटरेस्ट में कितना खर्चा भरेंगे. हमारा टोटल लोन का अमाउंट इज दिस मच. लोन का अमाउंट इतना है, लेकिन हर साल हम लोग 12,000 रुपये पे भी तो कर रहे हैं. हम कैसे समझे कि हमने इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा भरा एंड हमारा प्रिंसिपल के लिए कितना था. हम इंटरेस्ट के लिए कितना खर्चा भर रहे हैं एंड प्रिंसिपल के टुवर्ड्स हमारा कितना खर्चा है, वो चीज़ हमको फिगर आउट करने में हेल्प करता है हमारा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल. एंड हमने देखा है कि यार देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग पे लगता है, ओपनिंग बैलेंस पे लगता है. एंड ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है? जितना मैंने लोन लिया, जितना मेरा स्टार्टिंग के पीरियड में मैंने जितना लोन लिया उतना मेरा ओपनिंग बैलेंस है. मैंने जितना ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है? जितना मैंने लोन लिया. यानी कि दिस
ठीक है। इंटरेस्ट मेरा चार्ज होगा मेरे आउटस्टैंडिंग पे, एंड बिकॉज ओपनिंग में कुछ है ही नहीं, मैं सिंपली एक काम कर सकता हूँ इसको, तो अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा वो किसके ऊपर चार्ज होगा, मेरे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे। ठीक है जी, इसका अगर मैं ले लूँ 1.5%, हाउ मच इज़ दैट। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, लेकिन इसमें से कोई चीज़ लेस भी होनी चाहिए, मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट EMI की जो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो लेस भी तो होनी चाहिए। लेकिन भाई EMI की अमाउंट तो यहाँ पर हर साल कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है, तो इसके लिए सारे के सारे इसमें मैं EMI की अमाउंट कॉपी कर लेता हूँ। हमेशा मेरी EMI की अमाउंट सेम ही रहेगी। तो मेरा क्लोजिंग कितना आएगा, मेरा क्लोजिंग कितना आएगा, क्लोजिंग आएगा देखो मेरा ओपनिंग प्लस करूँगा मैं प्लस करूँगा इंटरेस्ट माइनस मैं करूँगा हमारा EMI। ठीक है, इतना मेरा क्लोजिंग आया। मेरा मंथ नंबर 1 का क्लोजिंग इज़ माई मंथ नंबर 2 का ओपनिंग, मेरे मंथ नंबर 1 का क्लोजिंग इज़ माई नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, जिसके ऊपर आगे जाकर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अगर मैं इस अमाउंट का 1.5% निकालूँ, इट कम्स टू 4873। मतलब मेरे मंथ नंबर 1 का इंटरेस्ट वॉज 4978 एंड मंथ नंबर 2 का इंटरेस्ट इज़ 4873। हाँ जी, ठीक है। आगे वाले मंथ्स का क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला फटाफट से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सारे के सारे मैंने फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट कर लिए। मतलब एक मंथ का ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस EMI इज द क्लोजिंग फॉर दैट मंथ। मंथ नंबर 1 का क्लोजिंग बिकम्स दी ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ, एंड ऐसे ऐसे साइकिल चलती जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है 36th मंथ में क्या होता होगा, यहाँ पे क्यों नहीं आया? ऐसे ही मैंने हर मंथ के लिए किया, मंथ का ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस EMI, दैट मीन्स आर क्लोजिंग। 1 मंथ का क्लोजिंग इज द नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेरा साइकिल आगे जाता है। 36 मंथ में आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरा क्लोजिंग आया मेरे प्रीवियस मंथ्स का 11,822, जिसमें मैं अगर इंटरेस्ट ऐड करूँगा माइनस ये करूँगा, मेरा बैलेंस बचता है 1.34 रुपीज़। 1.34 मेरा आउटस्टैंडिंग बचता है। ये सिर्फ मेरा राउंडिंग ऑफ की वजह से एंड में जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोन का ड्यूरेशन वॉज 36 मंथ्स। लोन का ड्यूरेशन वॉज 36 मंथ्स, एंड हर लोन के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग जीरो ही तो होना चाहिए। हर लोन के ड्यूरेशन के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग, अगर आपने सारे के सारे अमाउंट पे किए हैं, शुड बी जीरो। ए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाकर हम वही चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं। अब एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ईयर अमाउंट PV 1 2 3 4 5। ईयर नंबर 1 में आप 10,000 पे करेंगे, ईयर नंबर 2 में 15,000, ईयर 3 में 34,000, ईयर नंबर 5 में 45,000, ईयर नंबर 6 में 56,000। रेट हमारी 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। PV अगर मैं निकालूं, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू दिस। ठीक है, इसका अगर मैं सम लूँ, इसका आता है मुझे 1125 39.5। ठीक है जी, मेरा लोन का अमाउंट इज दिस मच, 1125 39.5। मतलब मेरा ओपनिंग फॉर ईयर नंबर 1, क्योंकि मैंने इतना लोन लिया है, इट बिकम्स 1125 39.5, दिस बिकम्स माई ओपनिंग। इसके ऊपर साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा? इसके ऊपर साल में दिस इंटू 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो लेकिन इसमें मैं अमाउंट पे भी तो कर रहा हूँ। कितनी अमाउंट पे कर रहा हूँ? मैं हर साल इतनी अमाउंट्स पे कर रहा हूँ। अमाउंट्स पे कर रहा हूँ। दिस इज़ माई EMI की अमाउंट। हर साल में इतना अमाउंट रीपे भी तो कर रहा हूँ। तो मेरा क्लोजिंग कम्स टू ओपनिंग प्लस मेरा इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर माइनस EMI, एंड मेरा एक साल का क्लोजिंग बिकम्स द नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। ठीक है, तो यही फॉर्मूलाज को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, सारे फॉर्मूलाज को इफ आई डू कॉपी पेस्ट, हाँ, एंड में दोबारा से सिर्फ 7 रुपीज़ बचते हैं मेरे, जो कि राउंडिंग ऑफ का एरर है। वो इतने छोटे छोटे एरर्स चल जाते हैं, हमारे चल जाते हैं। या अगर मैं इसको थोड़ा कम भी करना चाहूँ, हाँ, 7 रुपीज़ का मेरा आउटस्टैंडिंग आ रहा है, 7 रुपीज़ का मेरा आउटस्टैंडिंग आ रहा है, जो कि राउंडिंग ऑफ का एरर है। एंड में अमाउंट ज़ीरो हो जाता है, एंड में अमाउंट हमारा ज़ीरो हो जाता है।
तो हमको इतना तो पता चलता है कि हमारे लोन के ड्यूरेशन के एंड में हमारा आउटस्टैंडिंग शुड बी जीरो, बिकॉज हमने सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया है, हमने सारा अमाउंट पे कर दिया है। इसके लिए हमारे लोन के ड्यूरेशन के एंड में द आउटस्टैंडिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक बनता है हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का टॉपिक। दिस इज आवर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। लेकिन यार यहाँ पर कैलकुलेशन उल्टी भी जा सकती है कि ऊपर हमने क्या देखा कि हम लोन की अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे फ्रॉम आवर EMI की डेटा। हमको EMI दिखाया था कि हमको हर साल 12,000 रुपये हम लोग पे करना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको लोन की अमाउंट दी गई है लेकिन हमको EMI की अमाउंट फाइंड करनी है, चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अ फर्म बोरोज 10 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है जी, लोन इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एन आ गया हमको 5, इंटरेस्ट है 15%। ठीक है, अगर हम एन्युइटी का फॉर्मूला यूज करें यानी कि 10 लाख इक्वल टू EMI का अमाउंट जो कि हमको फाइंड आउट करना है, लेट दिस बी x इंटू 1.15 रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन 1.15 रेज टू 5 इंटू 1 अपॉन 0.15। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1.15 रेज टू 1.15 2 3 4 एंड 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई 15% इन टू 3.35 आता है, 1 डिवाइडेड बाई 3.35 आई गेट इज 298,507। हाँ ठीक है, राउंडिंग ऑफ का एरर है, इट्स फाइन। 298,507। हम यहाँ से EMI का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमको EMI टू लोन जाना है या हम लोन टू EMI जा रहे हैं, हम इस फॉर्मूला के थ्रू हमारा EMI से लेकर लोन से, हमारा लोन से लेकर EMI हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। लेकिन यहाँ पर वही कंडीशन है कि यार आपका पर ईयर अमाउंट शुड बी सेम। ये सिर्फ हम इवन कैश फ्लो के केस में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। अगर कैश फ्लोस इवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं। एंड वही यहाँ पर वो हमारे 10 लाख रुपीज़ का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया हुआ है। ओपनिंग का अमाउंट हमारा 10 लाख, इसके ऊपर 15% पे इंटरेस्ट कितना आया 1,50,000। इसमें से हम 1 प्लस इंटरेस्ट माइनस ये कर दें, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है दे। एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, 1 प्लस 15% माइनस 298,312, दैट मीन्स वी गेट 851,688। इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए खुद से सॉल्व करके देख लो। हमारा ओपनिंग लोन का अमाउंट इज दिस मच, हमारा इंटरेस्ट लगने वाला इज दिस मच, हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है ये, यानी कि हम 1 प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ये वाला कॉलम आ जाएगा। एक बार इसको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। ऊपर वाले सम का यहाँ पर अभी इन लोगों ने सिर्फ उसका रीपेमेंट का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना के रखा है। अभी ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिकी टॉपिक्स, यहाँ इसमें से हम लोग ड्यूरेशन ऑफ लोन भी निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा लोन इक्वल टू EMI इंटू 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I रेज टू n द होल इंटू 1 अपॉन 1 प्लस I। अगर आपको यहाँ से कोई भी फैक्टर अगर मिसिंग है तो आप दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग I। अगर आपके पास बाकी डेटा दी हुई है लेकिन अगर आपके पास I नहीं दिया हुआ, आप इस फॉर्मूला में अगर I को डालेंगे आप I का डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, अभी इस डेटा में से हम लोग को N का डेटा निकालना है कि इस फॉर्मूला में हमको N नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है हमको। अ कंपनी वांट्स टू बोरो 10,80,000 आपको बोरो करना है, यानी कि लोन का अमाउंट इज 10,80,000। यू अप्रोच अ फाइनेंस कंपनी विच चार्जेस 12.5%। जी ठीक है, 12.5% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। 1,80,000 हमको EMI का अमाउंट भी मिल गया इक्वल टू 1,80,000। इंटरेस्ट इज 12%। व्हाट शुड बी द मेच्योरिटी ऑफ द लोन? अगर आप इतने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मेच्योरिटी ऑफ द लोन मतलब हमारे को N का डेटा नहीं दिया हुआ, हमको N नहीं दिया हुआ है, यानी कि 1.12.5 रेज टू N माइनस 1 अपॉन 1.125 रेज टू N। ठीक है,
into 1 upon 0.125 we get by solving this 10,80,000 divided by 1800 into 0.125 0.75 इक्वल टू, हाँ इसकी अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ 1.125 रेज टू n अपॉन 1.125 रेज टू n, ये कट गया, आंसर आया 1 माइनस 1 अपॉन 1.125 रेज टू n, ठीक है। इसको मैं यहाँ लेके गया, इसको मैं यहाँ लेके गया 1 अपॉन 1.125 रेज टू n, इसको मैं यहाँ से लेस कर दिया तो आया मेरा 0.25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे को मिल गया 1.125 रेज टू n इक्वल टू 4। दिस इज़ व्हाट आई गेट। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है 1.125 रेज टू 1.125। इसको याद देखो, सॉल्व करने का तरीका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इसको हमको एस्टिमेट करना पड़ता है। वी हैव टू एस्टिमेट दिस नंबर, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं कैसे हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, थ्रू इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब तुक्का मारना। इंटरपोलेशन मतलब हमारा तुक्का मारना, ठीक है। 1.125 को अगर मैं रेज टू 1 करता हूँ, अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो 1.125 रेज टू 1 इक्वल टू 1.125, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होगा हमारा नंबर, हमारा रिक्वायर्ड नंबर 1 से तो ज़्यादा ही होगा, बराबर। हमारा रिक्वायर्ड नंबर 1 से तो ज़्यादा ही होगा, समझ में आता है हमें इतना। अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूँ तो मेरा आता है 1.2656, मतलब इससे भी ज़्यादा होगा, हमको 4 चाहिए, हमको 4 चाहिए। तो अगर मैं 1.125 को बढ़ाता जाऊँ, ये तो 1 टाइम्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं n इक्वल टू 11 रखता हूँ तो मुझे कितना आ रहा है 3.6532 आता है, लेकिन मुझे चाहिए 4, तो n इक्वल टू 12 भी करके देख लेते हैं। 12 अगर मैं किया तो मेरे को आता है 4.1099, लेकिन मुझे तो एग्जैक्टली n इक्वल टू 4 चाहिए, मतलब मेरा आंसर 11 एंड 12 के बीच में है, 11 एंड 12 के बीच में है, मेरा आंसर 11 एंड 12 के बीच में है, ठीक है जी। चलो देख लेते हैं अभी देखो, इसको कैलकुलेट करने का अभी एक फॉर्मूला आ जाता है। अगर मुझे n इक्वल टू एग्जैक्टली 4 चाहिए, n इक्वल टू एग्जैक्टली मुझे 4 चाहिए, यानी कि अगर मैं नंबर 11 से 12 कर दूं, यानी कि सिर्फ एक नंबर बढ़ाऊं, तो मेरा ये नंबर कितने से बढ़ जाता है, दैट मीन्स 4.1099 माइनस 3.6532, ये नंबर 0.4567 से बढ़ जाता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली 4 चाहिए। तो अगर मैं 4 माइनस ये नंबर करूं, यानी कि मुझे 3.6532 से 4 पे जाना था, लेकिन मैं ज़्यादा आगे निकल गया, मतलब मुझे एग्जैक्ट कितना डिफरेंस चाहिए था, 4 माइनस 3.6532, 4 माइनस 3.6532, मुझे 0.3468 का डिफरेंस चाहिए था, लेकिन मैं 1 का डिफरेंस ले आया, लेकिन 1 में मुझे इतना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर मैं कितनी परसेंट से कितने नंबर से अपने n को बढ़ाऊँ तो मुझे एग्जैक्टली इतना डिफरेंस आएगा। कर लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3468 डिवाइडेड बाय 4567, 76 आता है मुझे, 0.76, मतलब अगर मैं 11 में प्लस कर दूँ 11 प्लस 0.76, दैट मीन्स 11.76, तो मुझे एग्जैक्टली 4 आएगा। क्या हमारा आंसर मैच होता है? यस, 11.76। यार इसमें एग्जैक्ट आंसर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्जैक्ट आंसर हम हमारे नॉर्मल ये वाले कैलसी में निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होता। तो हम लोग इसमें इंटरपोलेशन करके, यानी कि थोड़ा एस्टिमेशन लगाकर हम हमारे आंसर को निकाल सकते हैं। चलो जी, हमने अभी देख लिया हम लोन की अमाउंट से EMI कैसे निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लोन कैसे निकाल सकते हैं, हम हमारे लोन का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल यानी कि EMI से लोन का अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, एंड एवरीथिंग वाइस वर्सा। अभी हमारा आने वाला कॉन्सेप्ट इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेट्यूटी, मतलब आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता जा रहा है। ये सुन के कुछ कान खड़े हुए,
अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका एक एग्जांपल लिया था कि आपको हर साल $12 मिलते जा रहे हैं। एवरी ईयर यू आर गेटिंग $12। हर साल आपका अमाउंट इज़ कांस्टेंट, लेकिन बिकॉज ये चीज़ इन्फिनिटी तक जाती है हम एन्यूटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास n यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर वी हैव n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हमने एक फॉर्मूला हमने देखा था 12 अपॉन रेट। हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखा था 12 अपॉन रेट, यानी कि हमारी अमाउंट डिवाइडेड बाय आर। लेकिन समझो इधर ही इसका मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर दूं कि पहले साल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा जीरो में, फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे 100 मिल रहा है, फिर वो चीज़ हमेशा 10% से बढ़ती जा रही है, 10% से मेरी अमाउंट बढ़ती जा रही है। सेकेंड ईयर में हुई 110, थर्ड ईयर में हुई 121 एंड फोर्थ ईयर में हुई 133.1। हर साल 10% से बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक ग्रोथ रेट दी हुई है मुझे 10% की। इसका मैं कैसे निकालूंगा, बिकॉज यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है ही नहीं, यहाँ पर ए तो हमारा कांस्टेंट है ही नहीं। तो यार देखो इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है। अमाउंट ले लो, एक काम करो, फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना है वो ले लो, ठीक है, डिवाइड करो इसको आर माइनस जी से, आर माइनस जी से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि आपका जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है माइनस जी ग्रोथ रेट। अगर आपकी समझो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15% हाइपोथेटिकली, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.1 दैट गेट्स 100 अपॉन 0.05 वी गेट, ये हमको कितना आता है 2000। अगर हमारी वैल्यूज़ परसेंटेज के फॉर्मेट में बढ़ती जा रही है तो, लेकिन अगर समझो परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं बढ़ रही है, हर साल आज 100 है, अगले साल 110, उसके अगले साल 120, उसके अगले साल 130, हर साल +10 हो रहा है, लेकिन 10% से नहीं बढ़ रही है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है जहाँ पर हर साल परसेंटेज इक्वल सेम परसेंटेज से नंबर बढ़ रहे हैं। समझो अगर एक साल में 10%, अगले साल में 15%, तो भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, ए डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, फिर हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। हमने इसका सिंपल सा एक चीज़ देखा था, अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाना है तो एक सिंपल काम करो, इंटरेस्ट प्लस कर दो। यहाँ पर वही सेम चीज़ दी गई है, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाना है, इंटरेस्ट सीधा सीधा प्लस कर दो। यहाँ पर उसका एक प्यारा सा एग्जांपल है, समझो आपने लोन लिया 10,000 रुपीज़ का, जो कि आपको थर्ड ईयर के एंड में रीपे करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईयर नंबर 1 कितना कैसे आएगा, 10,000 प्लस कर दो 12%, कितना आता है 11,200। फिर 11,200 हमारे ईयर नंबर 2 का ओपनिंग बन जाता है, जिसके ऊपर अगर अपन 12% करते हैं तो आता है हमारा 12,544, जो कि हमारा ईयर नंबर 3 का ओपनिंग आता है। इसके अंदर हम दोबारा से 12% प्लस कर दें तो आता है हमारा 14049.28। सिंपल है, अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जाना है, सीधा एक काम करो, प्रेजेंट वैल्यू में प्लस कर दो इंटरेस्ट, आ गया हमारा आंसर। सिंपल सी चीज़ है यार, वही बात है, अगर इस चैप्टर में आप लॉजिकली क्लियर हो, अगर आपने वो नंबर वाली लाइन बनाकर चीज़ें अगर कॉन्सेप्चुअली समझी है, आपके लिए ये चैप्टर टैकल करना बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, यार अभी तक हमने एक एन्युइटी, एक EMI यानी कि कांस्टेंट पे एन्युइटी का हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा। मतलब इसका फ्यूचर वैल्यू भी निकलता है, बिल्कुल निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या हमारा जो अभी हमने पहले पढ़ा था, क्या वो है? नहीं, अलग है। A = A × यहाँ पर मॉड्यूल में फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मॉड्यूल में फॉर्मूला थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर मॉड्यूल में फॉर्मूला ये चीज़ दी हुई है, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। A मेरा आता है A × 1 + i⁻n−1 अपॉन r। सिंपल, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला इस 1 + i⁻n−1 अपॉन r × a। यहाँ पर हमको बड़ा सा फॉर्मूला नहीं है जो हमने पहले देखा था। एक छोटी सी समरी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देखो, पेमेंट्स 2 टाइप की होती है, वन टाइम पेमेंट एंड हमारी एन्युटी पेमेंट्स। अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाना है, हमको सिंपली इंटरेस्ट प्लस करना है। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जा रहे हैं, हम सिंपली इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जाना चाहते हैं, हमको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। सिंपल बात है। अगर हम एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A
इंटू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन प्लस आई रेस टू एन इंटू वन अपॉन आई, ये वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर हम उसी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम उस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कि हम टोटल कितना खर्चा बेयर करने वाले हैं, हम कितना खर्चा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट बेयर करने वाले, उसके लिए हमारा फॉर्मूला इज दिस, दैट मीन्स ए इंटू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन अपॉन आई, ए इक्वल टू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन अपॉन आई। ये हमारा फॉर्मूला इज फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ये दिस वन इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला हमारे पूरे चैप्टर का एक तरीके से पूरा का पूरा सिम्युलेशन है। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला हमारे, ये पूरा का पूरा एक शीट हमारे पूरे के पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फार्मूलाज का समरी है। ठीक है जी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ये चीज़ हमसे कहना क्या चाहती है, ये नंबर का सेंस क्या बनता है, चलो देख लेते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, देखो 10,000 मैं अगर 8% में 10% में इंटरेस्ट जोड़ दूं तो मेरा बन जाता है 11,000। दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा इंटरेस्ट प्लस कर दूंगा। लेकिन फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर कह क्या रहा है, मेरे को 1 साल बाद कितना पैसा रिसीव होने वाला है, मेरे को 1 साल बाद कितना पैसा रिसीव होने वाला है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस कर दूँ, मतलब अगर मैं ईयर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैं हर साल अगर मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं हर साल 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ईयर नंबर 5 में कितने पैसे होंगे उसका मैं फॉर्मूला कैसे निकालूँ। देखो मेरे पास यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, मैं 10K को यहाँ पर खींच के लेके जाऊँ, एंड हाँ अभी अगर मैं PV टू फ्यूचर वैल्यू कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ऐड करूँगा, लेकिन कितने साल का, यू माइट आस्क, 1, 2, 3 एंड 4 ईयर्स का। मैं 4 ईयर्स का इंटरेस्ट ऐड करूँगा 10,000 में इफ़ आई डू प्लस 10% प्लस दिस बिकम्स 146, 41, 146, 41। फिर मैं 3 बार इंटरेस्ट ऐड करूँ, 133, 10, 12, 100, 11,000 एंड ये वाला 10,000, बिकॉज इसमें तो सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट यानी कि ना के बराबर इंटरेस्ट ऐड हुआ है। ठीक है जी। इसका अगर मैं टोटल निकालूं, 2, 3, 4, 5, 61, 051, यानी कि 5 साल बाद मुझे इतना अमाउंट वहाँ से रिसीव होगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को इजी वे में फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 10,000 इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर, 1 प्लस आई रेस टू एन यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 10,000। मेरा आंसर यहाँ पर भी 61, 051, यानी कि 5 साल बाद यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे 61, 051 का रुपीज़ का रिसीट होगा यहाँ से, क्योंकि मैंने 5 साल तक इन्वेस्ट किया है, अब मैं पैसे रिसीव करने वाला हूँ। ये हमारा डिफरेंस है इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का हमने फॉर्मूला देखा, हमने उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का भी हमने एक क्वेश्चन देखा एंड उसको हमने सॉल्व भी किया। अभी जो चीज़ हमारी आती है वो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यार देखो, इन्वेस्टर्स ना जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपना डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ता है। वो बैठ के ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनको अपना डिसीजन विद इन सेकेंड्स लेना पड़ता है कि क्या उनको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो उसके लिए हमारे कुछ मैथमेटिशियंस ने कुछ थियरीज लाई। उन्होंने देखा कि यार देखो, हम इन्वेस्टर्स का मेजर फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है उनको, कि उनकी इन्वेस्टमेंट डबल कितनी हो रही है। मतलब उनकी 100 की इन्वेस्टमेंट 200 की कब होगी, कितने सालों के अंदर होगी। उनकी 100 की इन्वेस्टमेंट 200 की कितने सालों के अंदर होगी। इसके लिए उन्होंने 3 रूल्स निकाले। रूल नंबर 1 इज रूल ऑफ 72। 72 का रूल सिंपल बोलता है, काम करो, 72 है, 72 को डिवाइड कर दो रेट ऑफ आई से। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट का रेट 10% है तो एक काम करो, 72 डिवाइडेड बाई 10% करो, यानी कि 72 अपॉन 10, दैट इज 7.2 ईयर्स। 7.2 ईयर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7.2 ईयर्स में एट द रेट ऑफ
10%। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो रेट है वो डेसिमल में नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर रेट हम लोग सीधी सीधी उसके नॉर्मल वैल्यू में लेंगे। 10% है तो 10 लिखेंगे, 12 है तो उसको 12 ही लिखेंगे, 0.12 नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जो आंसर आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितने सालों में इसकी वैल्यू 100 से 200 यानी कि डबल होने वाली है। अगला रूल इज़ द रूल ऑफ 69। अगला रूल इज़ द रूल ऑफ 69। रूल ऑफ 69 एक सिंपल सी बात कहता है, एक काम करो, वही सेम चीज़ करो जो हमने ऊपर देखी, लेकिन पहले 0.35 ऐड कर दो। 0.35 ऐड करो यानी कि 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने पिछले एग्जाम्पल में 10% लिया, चलो यहाँ पे देखते कितना आता है। 6.9 प्लस 0.35, 6.9 प्लस 0.35 वी गेट 7.25। 7.25, अरे वाह, इधर भी अप्रॉक्सीमेटली 7.2 ही आ रहा है। पिछले मेथड में हमको 7.2 आया था, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 7.2 ही आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज द रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 क्या बोलता है, काम करो 70 डिवाइडेड बाय आर करो, काम खत्म करो। 70 डिवाइडेड बाय आर, 70 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट 7। क्योंकि यार देखो इन्वेस्टर्स के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो 72 जैसे ऑड नंबर को डिवाइड बाय आई करें, 72 जैसे ऑड नंबर को डिवाइडेड बाय आई करें। इसलिए उन्होंने बोला और छोटा करो इस फॉर्मूला को। उन्होंने बोला ठीक है भाई चल 70 डिवाइडेड बाय आई कर दे, इस होल नंबर को एक काम कर अपने आई से डिवाइड करते हैं एंड अपना आंसर लेके जा। 70 डिवाइडेड बाय इफ आई डू 10 दैट मीन 7 ईयर्स। तो आप देख रहे हो हर एक आंसर में हमारा 72 वाले मेथड में हमारा आंसर वो 7.2, 69 वाले मेथड में हमारा आंसर वो 7.25 एंड 70 वाले मेथड में हमारा आंसर वो 7 ईयर्स। मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक ही रेंज में आ रहे हैं हमारे आंसर, आसपास है हमारे आंसर, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है हमारे आंसर्स। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ CAFM, हमारा FM का सिलेबस। यार वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा एक कमेंट एंड एक लाइक करना ना भूलियो। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलियो। यार देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टैक्स के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको CAFM के व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। जहाँ तक बात है आपके डाउट्स, एंड मैं वहाँ पे आपके डाउट्स का पर्सनली आंसर कर दूंगा। अगेन सेम थिंग, अगर वीडियो पसंद आई हो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलियो। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना भी ना भूलियो। अगर वीडियो दिल से पसंद आई है तो अपने किसी एस्पिरेंट के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इतना ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो सके इस डिफिकल्ट से चैप्टर में। या देखो चैप्टर अगेन ऐसे कि ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तभी जब आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं। तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने का सिर्फ एक तरीका है, एक बार कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद जितने हो सके उतने क्वेश्चंस सॉल्व करो। इस चैप्टर को आप गो थ्रू नहीं कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इस चैप्टर में आपको अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चलो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में फॉर CA का अगला चैप्टर। हमारे CA का अगला चैप्टर करने के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, ऑलवेज गिविंग योर एब्सोल्यूट बेस्ट। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।